Okay, good afternoon, students and dear faculty members. Today we will study about the new topic that is knuckle joint, and I'm sharing my PPT knuckle joint. Right? Okay, I think आप सभी को दिख रहा होगा PPT knuckle joint पे मैंने जो शेयर किया है वो सभी को दिख रहा है. यस सभी लोग सर। रिप्लाई करेंगे एक बार कि दिख रहा है कि नहीं. ओके, तो नकल ज्वाइंट, नकल जो वर्ड है वो सुनने में क्या लगता है कि नकल मीन्स एक दूसरे को पकड़ के रखने वाली चीज. तो अब बात आती है कि हम लोग जो है यहाँ पर ना कुछ ज्वाइंट्स करेंगे. प्रीवियस में हम लोग देखे थे विद द हेल्प ऑफ कटर हम लोग क्या कर रहे थे, ज्वाइंट कर रहे थे. तो यहाँ पर हम लोग जो है ना विद द हेल्प ऑफ नकल ज्वाइंट करेंगे, और नकल क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं. तो हम लोग एक एक करके सारे पीपीटीज को देखते हैं और समझते हैं कि आखिर नकल ज्वाइंट है क्या. Great. सारे लोग क्या करो कि फोन को ना हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकली रख, वर्टिकली की जगह हॉरिजॉन्टली रखो ताकि थोड़ा बड़ा स्क्रीन दिख सके आप. स्क्रीन में थोड़ी सी शायद प्रॉब्लम आई है. इससे स्टार्ट करो. कर दिया सर। आप लोग हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं फिर से स्टार्ट कर रहा था. तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मशीन ड्राइंग में हम लोग जो है ना क्या क्या चीज करेंगे. आप लोग को सेकंड पेज दिख रहा है या फर्स्ट पेज ही दिख यस रहा है सर। सिर्फ. फर्स्ट पेज दिख रहा है सर। कंटेंट वाली पेज दिख रही है सभी को. अब दिख रहा है कंटेंट सर, अब वाली दिख पेज रहा। नहीं दिख रही है. दिख रही है सर। अब दिख रहा सर। ओके, तो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे. सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ नकल ज्वाइंट. नकल ज्वाइंट है क्या, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ नकल ज्वाइंट, हाउ कैलकुलेट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ नकल ज्वाइंट्स, क्या क्या डायमीटर है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो पढ़ेंगे. इसका एप्लीकेशन क्या है, ये कहाँ यूज होता है इस प्रकार के ज्वाइंट्स, उसको पढ़ेंगे. क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है, वो सारा कुछ जो है हम लोग डिस्कस करेंगे. एक एक करके हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. तो आप देख सकते हैं कि नकल ज्वाइंट क्या है. नकल ज्वाइंट इज मैकेनिकल ज्वाइंट. आपको ये चीज की वजह से शायद नहीं दिख रहा है. अब दिख रहा है. Knuckle joint is a यस सर। अब mechanical joint used to connect two rods which are under a tensile load. When there is a requirement of small amount of flexibility or angular movement necessary, there is always axial or linear line of action of load. अब इसको एक एक करके समझते हैं कि आखिर क्या बोलना चाह रहा है. अब फिगर को पहले देखो. यहाँ पर ये पोर्शन और ये पोर्शन वो जो है ना एक बीच में रड डाला हुआ है, इससे ज्वाइंट है. एक सिंपल सा एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल हम समझते हैं. आपके घर में पुराना जो होगा ना वो एक चापाकल जिसको बोलते हैं हैंड पंप, यस पुराने सर, टाइप का जो हैंडपम्प। कर्व होता है वो देखे हो सभी लोग. यस सर, देखिए। तो समझ गए सर उसमें आप। हाँ। आपकी एक हैंडल होती है और नीचे का यस एक रड होता है जिसको ऊपर नीचे करते हैं तो वैक्यूम क्रिएट होता है और पानी आती है. तो उस यस रड, सर। वो जो लंबी सी रड जो नीचे पाइप में जाती है उसको कनेक्ट करते हैं हम हैंडल से और बीच में एक रड डालते हैं. तो अब इस प्रकार की जो ज्वाइंट होती है ना वो कहलाती है नकल ज्वाइंट. यहाँ पर आप देखोगे मैकेनिकल ज्वाइंट है यूज टू कनेक्ट टू रड्स. मैकेनिकल ज्वाइंट कहने का मतलब है कि वैसा ज्वाइंट जिसमें फोर्स लग रहा है और मूवमेंट हो रहा है या मोशन हो रहा है, उस प्रकार के ज्वाइंट्स को हम मैकेनिकल ज्वाइंट्स कहते हैं. और यहाँ पर दो रड्स हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं अंडर ए टेंसाइल लोड. टेंसाइल लोड कहने का मतलब होता है लोड दो प्रकार की होती है. एक होती है टेंसाइल लोड, दूसरी होती है कंप्रेसिव लोड. कंप्रेसिव लोड मींस दैट, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ. तुम खड़े हो और तुम्हें कोई ऊपर से एक भारी सामान जो है या एक टोकरी है जिसमें बहुत भारी चीज रखा हुआ है या कोई एक बोरा है वो आपके सर पे रखा गया है, तो वो जो लोड कहलाता है वो कंप्रेसिव लोड है. मतलब वो तुम्हें कंप्रेस कर रहा है.
टेंसाइल लोड क्या होता है कि जैसे तुम खड़े हो और तुम्हें कोई खींच रहा है बगल से, तो तुम खींच के तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा है, तो उस प्रकार का जो फोर्स है वो टेंसाइल फोर्स है, या उस प्रकार का जो लोड है वो क्या कहलाता है, टेंसाइल लोड कहलाता है। जैसे कि एक रबर है, हमारे पास नटराज पेंसिल के साथ साथ एक नटराज रबड़ भी होता था। अगर उस रबर को हम लोग हाथ से कंप्रेस करते हैं तो वो जो फोर्स है या वो जो लोड लग रहा है उस रबर पे, वो कहलाती है कंप्रेसिव फोर्स या कंप्रेसिव लोड। अगर उस रबर को हम लोग खींचते हैं, मतलब उसकी लेंथ या ब्रेड्थ बढ़ेगी, तो उस प्रकार के फोर्स को बोलते हैं टेंसाइल फोर्स, या उस रबर पे जो लोड लग रहा है वो कहलाता है टेंसाइल लोड। क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर जो रोप कनेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नकल जॉइंट, वो एक टेंसाइल लोड इसमें लगने वाली है। चापाकल की बात करते हैं तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले रड खींचते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंडल, फिर वो नीचे जाता है, फिर उसको खींचते हैं। तो ये इस प्रकार की होती है। और भी एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे जहां पर नकल जॉइंट होता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो सबसे पहले इसकी इमेज माइंड में रखिए कि आखिर है क्या। अब बात आती है इसमें एक और टर्म है, when there is a requirement of a small amount of flexibility और angular movement। स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इसमें क्या होगा, मूवमेंट होगी। पहले वाले हम ज्वाइंट की बात करेंगे, चाहे क्वार्टर ज्वाइंट हो चाहे रिवेटेड ज्वाइंट हो, वहां पर ज्वाइंट करने के बाद वो मूवमेंट नहीं होता, वो स्टेबल हो जाती है, वो फिक्स हो जाती है। जैसे कि कढ़ाई में जो हमारा जो कड़ी लगा होता है वो हम ज्वाइंट किए हुए थे, वो फिक्स है, उसमें मूवमेंट नहीं होगी। क्वार्टर ज्वाइंट में भी हमारा क्या होता है, मूवमेंट नहीं होता, वो फिक्स हो जाती है। बट इसमें क्या होगा, मूवमेंट हो, मतलब एंगुलर मूवमेंट हो सकता है, वो रोटेट भी कर सकती है एक एंगल के थ्रू, और इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। तो इस प्रकार के ज्वाइंट्स बोलते हैं नकल ज्वाइंट। समझ में आ रही बात। अब नेक्स्ट चलते हैं, जिसको जहाँ डाउट होगा ना वो जरूर पूछोगे। और जैसा मैं आज क्लास ले रहा हूँ उसके बाद जिसको डाउट होता है वो क्वेश्चन जो है ना, आप व्हाट्सएप में पर्सनली दीजिए कि सर आखिर है क्या। और कोशिश करो ओके। कि ये सारे पीपीटी मैं ना स्वाध्याय पोर्टल में डाल दिया हूँ, और आज ये वाली भी डाल दूंगा ताकि आप लोग जो है उसको देख सकेंगे और जो डाउट होगा वो पूछेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं। राइट, ओके। A typical knuckle joint has following parts। इसके कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है, फोरपिन, आई इन, नकल पिन, कॉलर और टैपर पिन। ये क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं ड्राइंग के थ्रू। तो ये हमारे ना जो ड्राइंग है इसमें अलग अलग पार्ट्स जो है ना वो हमारा दिख रहा है, और हम लोग उसको समझते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस होल में ये क्या जा रहा है, ये इंसर्ट होगा अंदर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पिन। ये इसके अंदर, इस होल के अंदर ऐसे ये इंसर्ट होगा, और ये इसके थ्रू क्या होगा, कॉलर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक होल है, आप देखेंगे एक होल है यहाँ पर, और ये जो पिन है ये इसके अंदर क्या होगा, इंसर्ट होगा और ये ज्वाइन हो जाएगा। मीन्स दैट ये जो पिन है ये इसके अंदर इस होल के थ्रू जाएगा, और ये कॉलर को हम लोग डालेंगे और पिन को डाल के इसको हम लोग क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है, फोर्क एंड कहलाता है। ओके। और ये जो है ना आई एंड कहलाता है। ये क्या होगा, इसके अंदर इंसर्ट होगा, इस गैप में, यहाँ जो बीच में गैप है ये गैप है, इस बीच में इंसर्ट होगा, और विद द हेल्प ऑफ पिन हम लोग इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये पार्ट्स हैं। जो इंसर्ट होगा वो क्या कहलाता है, आई एंड कहलाता है। और ये जिसमें इंसर्ट हो रहा है वो फॉर्क एंड कहलाती है। और जिसके थ्रू हम लोग इसको ज्वाइन कराएंगे वो क्या कहलाती है, हमारी पिन कहलाती है। तो ये सारी चीज जो है ना सिंपल सा है, आपको बस ध्यान रखना है। तो ये हमें माइंड में रखनी है। अब बात आती है
कि इसकी ड्राइंग करेंगे कैसे। कैलकुलेशन पार्ट बाद में देखेंगे, अब आते हैं हम लोग ड्राइंग सबसे। ये ड्राइंग आपको पहले बनाना है। तो ये ड्राइंग बनाने के लिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैचिंग किया हुआ है। तो फिर से हेल्प ऑफ रोटेशन समझाता हूँ। तो अब देखो, ये पोर्शन मैच किया हुआ है, मतलब कि ये शो कर रहा है कि ये जो हमारा फोर्क एंड था वो काट रहे हैं तो ऐसा दिखेगा। उसके बीच में क्या गया है, ये पिन गया है। और ये जो हमारा आई एंड था वो क्या हुआ है कि इस पार्ट से यहाँ तक इंसर्ट किया हुआ है। इंसर्ट किया हुआ है ये फोर्क, बोलो। तो फोर्क एंड और आई एंड को हम लोगों ने इंसर्ट किया विद द और ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ पिन हेड। तो हम लोग ये देख रहे हैं। अब इसकी ड्राइंग करनी कैसे है, तो अब ड्राइंग करने के लिए सारा डायमेंशन का होना चाहिए। ये जो पिन है उसका डायमीटर क्या दिया हुआ है, स्मॉल डी से इंडिकेट किया गया है। ये जो हमारा छोटी वाली जो है, ये हमारा क्या है, आई एंड है। इसकी जो थिकनेस है या इसकी जो डायमीटर होगी गोल शेप की होगी वो क्या है, टी1 है। ये बड़ी वाली जो है, यहाँ पर जो कर्व किया हुआ है सेंटर पॉइंट से वो आर रेडियस से किया हुआ है। यहाँ पर जो गैप है ये सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट का बीच का जो गैप है, ये वाली गैप, ये कितनी है, एक्स है। एक्स का क्या वैल्यू होगा, तो हम ये पिन जो है उसके ऊपर का जो कैप है, ये पोर्शन, इसकी क्या डायमेंशन है, वो डी1 है। ये जो पोर्शन है इसकी क्या डायमेंशन है, वो डी0 है। सिमिलरली सभी का डायमेंशन दिया हुआ है। और जब इसको हम, ये पोर्शन है पूरा, इसको नीचे से हम देखेंगे, मतलब अगर आंख आपका ये है, यहाँ से देखेंगे हम लोग अगर, तो ये कैसा दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा। मतलब ये पूरा जो सर्कल है वो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा गोल दिखेगा बीच में, क्योंकि आप फिगर में देखेंगे वो गोल है। और ये जो है ना इस टाइप से लंबा दिखेगा। तो आप जो है दोनों आपको फिगर बनानी है, एक है फ्रंट व्यू और एक क्या है, ये हमारा क्या हो गया, टॉप व्यू। ये, और ये हमारी क्या है, ये हमारी हो गई फ्रंट व्यू, मतलब फ्रंट से हम लोग देखेंगे तो ऐसा वो दिखेगा। तो ये दो चीज जो है हमें ड्राइंग के थ्रू बनानी है। अब इसको बनाने के लिए सेम सारा का फॉर्मूला हमें देखना होगा कि टी1 कैसे निकालते हैं, टी2 कैसे निकालते हैं। एवरी जैसे क्वार्टर ज्वाइंट पे डी के अकॉर्डिंग जो है ना आपका सब कुछ डिस्कस हो रहा था, वैल्यू इंसर्ट हो रहा था। यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि आखिर किस चीज की वजह से ये सारे वैल्यू जो है ना वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो हम लोग अब देखते हैं। रोटेशन क्या क्या थे वो आप समझ सकते हैं, वैसे मैंने आपको डिस्कस किया है, आप पीपीटी देख लेंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि क्या पोर्शन क्या डिस्कस किया जा रहा है। अब बात आती है, ये आपको जो मैंने एक बुक शेयर किया था उसमें पेज नंबर 113 में ये ड्राइंग बना हुआ है। तो अब इस ड्राइंग में हम लोग समझते हैं कि आखिर है क्या। तो अब बात आती है इस ड्राइंग की, इस ड्राइंग में आखिर है क्या। तो अब देख रहे हैं कि ये जो है हमारा, ये पोर्शन जो है फोर्थ इन, ये हमारा क्या है, मेन आई जो है, इन दोनों को कनेक्ट किया गया है ये पिन से। और ये जो बीच में डाला गया है वो क्या है, टैपर। इस प्रकार के ज्वाइंट को हम लोग क्या करते हैं, नकल ज्वाइंट बोलते हैं। और ये बीच में ये जो बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ये जो टर्म है, ये वाली चीज, ये जो है लंबी सी लाइन, ये क्या है, कॉलर। कॉलर
कॉलर जो था वो ये है और ये पिन है डाली हुई। तो पिन हम तो अब हम समझते हैं कि ये कैसा दिख रहा था। मैंने बोला था अगर आप इस तरफ से देखते हैं ऐसे इधर से अगर आप देखते हैं तो ये कैसा दिखेगा, वो दिखेगा आपको ऐसा। आपको ये ऐसा दिखेगा इधर से यहाँ तक का जो पोर्शन है वो आपको कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये पोर्शन जो है आपको ये ऐसा दिखेगा। ये पोर्शन जो पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल पार्ट जो है वो आपको कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो ये हमारी जो व्यू हो गई, ये हमारी कौन सी व्यू हो गई, इस तरफ से देखेंगे ये फ्रंट व्यू हो गई ये वाली, और ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू हो गई। अगर इसी को आप पलट देते तो ये फ्रंट व्यू हो जाती है, टॉप व्यू हो जाती है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको देख रहे हैं। यहाँ व्यू डिसाइड होता नहीं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सा व्यू है, तो आप बोल सकते हैं कि सर आप किस पोजीशन पे ज्वाइंट्स को रखे हैं। अगर ये इस पोजीशन पे रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है, तो ये पोर्शन हमारा फ्रंट हो जाएगा। और ये ऊपर से जो हम देखेंगे दैट इज ऐसा दिखेगा, ये पोर्शन दिखेगा, ये हमारा टॉप व्यू हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि वो जो नकल ज्वाइंट है वो किस तरीके से रखा हुआ है। क्लियर। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर कैलकुलेशन कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा कैलकुलेशन जो है ना, फिर से ये जो हमारे बीच में जो पिन लगा हुआ है, ये जो पिन लगा हुआ है इसके अंदर, इसकी डायमीटर पे, दैट इज ये डायमीटर स्मॉल कैपिटल डी से इंडिकेट किया हुआ है, ये डायमीटर पे आपका डिपेंड करता है सारा कैलकुलेशन की विड्थ कितनी होगी, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इसकी चौड़ाई कितनी होगी। ये डायमीटर जो है वो बराबर होगी इस डायमीटर की। तो सारा कैलकुलेशन आप उसके अकॉर्डिंग आप निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि डी का वैल्यू हम मान के चलते हैं कितना लेके रहे, जो भी आप समझ के रखिए। हम लोग डी इजीली अगर कैलकुलेट कर सके तो हम लोग 20 लेके चलते हैं, 20 है। तो उसके अकॉर्डिंग सारा वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये फोर मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, डी का वैल्यू एक डिसाइड कर लीजिए। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना डी ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सारा कैलकुलेशन आप निकाल लीजिए कॉपी में। 0.5 डी कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, सारा आप कैलकुलेशन इजीली आप है निकाल सकते हैं। अब बनाने का प्रोसीजर क्या है, तो आप देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने मन से एक एक्सिस लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक्सिस लिया हुआ, ठीक है। सबसे पहले सीधा सीधा करके आप एक्सिस लेंगे। ये बनाने का जो प्रोसीजर है ना, मैंने प्रोसीजर जो है वो आपको भेज दिया है स्वाध्याय पोर्टल में। उसमें भी बहुत अच्छे से समझाया गया है कि कैसे बनाना है, तो आप उसको देखेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक एक्सिस ले लिया, और एक इस जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको हम एक्स एक्सिस बोल सकते हैं। तो इस एक्स एक्सिस में कोई भी एक जगह में एक फिक्स पॉइंट ले लेंगे, और वहां से हम लोग क्या करेंगे, एक वर्टिकल एक्सिस भी ड्रॉ करेंगे कुछ दूरी तक। हमारा सारा पार्ट कैलकुलेशन किया हुआ है, तो हम लोगों ने डी माना है 20। तो यहाँ से ये जो हमारा मेन पॉइंट है, यहाँ से इधर कितना होगा, डी का हाफ होगा, दैट इज 20 है, तो इधर 10 होगा, इधर 10 होगा। तो हम लोग इधर से इधर 10 लेके एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर नीचे तक। ऊपर और नीचे तक कितना, ये हमारा दिया हुआ है, कैलकुलेशन करके आप निकाल लेंगे। तो हमारा पूरा वैल्यू दिया हुआ है सब जगह, आपका दिया होगा सेंटर पॉइंट से। आप देखेंगे पूरा ये ऊपर वाला जो पोर्शन है और नीचे वाला पोर्शन तक एक पॉइंट है जिसका वैल्यू 4D के बराबर है। तो आप इस पॉइंट पे एक मार्क कर लेंगे, और यहाँ पर एक मार्क कर लेंगे, और कितना डिस्टेंस होगा, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। ये कितना डिस्टेंस होगा, 4D मतलब 80 mm। आप लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसके बाद जो है ना, इस पॉइंट से नीचे से आप शुरू कीजिए, तो आपको यहाँ पर 1.5D का एक लाइन बनाना है, और कितनी ऊंचाई लेनी है वो भी आपका दिया हुआ है 0.5D ऐसे करके। तो आप उसको फिर बनाना शुरू करेंगे। यहाँ से बनाते बनाते आप सेंटर पे पहुंचेंगे, इधर से बनाते बनाते आप सेंटर पे पहुंचेंगे। थिकनेस कितनी लेनी है, 0.5D। अगर इधर नहीं दिया है तो ऊपर दिया हो, तो दोनों का लगभग सेम ही होता है, वो ले लेंगे। अब सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस है
इस लाइन, इस पॉइंट से इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 4b, मतलब 4 टाइम्स ऑफ d, जो भी आप दिया है, तो उतना पे जाके एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। सिमिलरली इधर पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, वहां से फिर आप बनाना शुरू करेंगे, कितना लेंथ तक लेना है वो सारा आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको मिलता चला जाएगा। ये वाली जो पोर्शन है, ये वाली लेंथ आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ले सकते हैं, ये नहीं दिया है, ये कटेड पोर्शन, इसका कोई और छोर नहीं है कितना बड़ा लेना है आपको, ये आप पे डिपेंड कर सकता है कि आप कितना ले सकते हो, लेकिन डी आपका जो है वो फिक्स रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो पोर्शन है, ये कितना लेना है, 0.75 डी, ये कितना लेना है वो भी आपका दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है सारा। आप गौर करेंगे तो अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप इधर से भी देख सकते हैं कितना दिया हुआ है, 0.1.2 डी, तो वो आप देख के कैलकुलेट करके आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करके बना सकते हैं। बस बात रही कि यहाँ आप देखेंगे ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन, इसको मैंने थोड़ा दूर किया है, यहाँ सेंट्रल पॉइंट है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पर अभी देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सेंट्रल पॉइंट है, ये कितना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको ऐसे करके, वो कितना करना है, वो करना है आपको सेंटर पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से मतलब नीचे वाली सेंटर पॉइंट से कितना, यहाँ दिया हुआ है 1.2 डी, 1.2 डी का लेंथ लेके आप एक लाइन नीचे ड्रॉ कर लेंगे ऐसे करके, और यहाँ आपको एक सेंटर मिला है क्योंकि आप पहले से एक्सिस बना चुके हैं, इस सेंटर से आपको रेडियस लेना है आर, और एक सर्कल में सेमी सर्कल आपको ड्रॉ करनी है। इस तरीके से आप सारा बना सकते हैं। अब अगर नहीं बनेगा तो आप हमसे बताएंगे। यहाँ पर भी दिया हुआ है, आपका जो पोर्शन है ना वो दिया हुआ है, कितना आपका डायमीटर लेना है, वो है 1.35 डी। जो भी वैल्यू आएगा उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आपका आर निकल जाएगा, आप यहाँ पर एक सर्कल ले लेंगे, सेमी सर्कल, तो ये ऐसा होगा। बाकी जो आप स्ट्रेट लाइन से इसको मिला देंगे, तो ऐसे करके धीरे धीरे आप उसको बनाइए, फिर लास्ट में हैचिंग करना है। सिमिलरली आपको हमेशा यही याद रखना है, ये ध्यान रखना होगा कि जब आप ये बना रहे हैं तो ये जो एक्सिस है हमारी, ये वाली जो एक्सिस है, ये एक्सिस, इसी के स्ट्रेट में, इसी के स्ट्रेट में आपको यहाँ वाली भी एक्सिस लेनी है, क्योंकि ये ऊपर से हम देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, तो ये सिमिलरली सीधे एक्सिस में लेना है। यहाँ पर जो लेंथ हमने पहली बार ले लिया है, बस उसी की सिधाई में आपको लाइन ले लेना है। तो एक अगर नीचे वाली आप बनानी है तो ऊपर वाली भी उसकी आपकी बन जाएगी। जितना पे आपने इसको यहाँ पर बैंड किया है, उतना ही डिस्टेंस पे इसको भी बैंड करना है, ऐसे करिए, ये हाथ से करेंगे आप लोग। सिमिलरली बस यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपने लाइन ड्रॉ किया था, उतना का आपको यहाँ पर क्या करना है, सर्कल्स ड्रॉ कर देने हैं। जितने भी सर्कल्स हैं, मतलब डायमीटर दिया हुआ है, जितना भी दिया हुआ है, सभी का क्या करना है आपको, सर्कल्स जो है वो ड्रॉ करते जानी है, और आपकी ये जो ड्राइंग है लगभग कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको पैशन से, थोड़ा ध्यान से, सोच समझ के इसको बनाइए, और जहाँ डाउट होगा इसको पूछिएगा। तो ये बनाएंगे जब तक नहीं आप, तब तक आपके माइंड में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और जहाँ कुछ भी हो, आप इतना याद रखिए, यहाँ सारा वैल्यू दिया हुआ है, आपको बस ध्यान से देखना है और समझना है कि कहाँ से वो वैल्यू हम निकाल सके, कहाँ वो वैल्यू दिया हुआ है। सारे वैल्यू इंडिकेट किए हैं, बिकॉज बिना किसी वैल्यू दिए हुए हम कैलकुलेशन और ये ड्राइंग नहीं कर सकते। सारा वैल्यू दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस में है, तो बस आप उसको ध्यान से देखिए फिगर को, और समझिए और बनाइए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बनेगा, जितना बन रहा है। अगर आधा बन पा रहा है, जहां अटक रहे हैं, अब हमको पूछिए कि सर यहाँ पर अटक रहे हैं कैसे हो, तो वो करने से हो, और वो हम लोग जब बैठेंगे बनाने के लिए तब होगा। तो ये जो ड्राइंग है ना, अगर आप 20 mm लेके भी चलते हैं तो आपकी एक सिंपल जो कॉपी है ना व्हाइट वाली, उसमें भी बन जाएगी।
तो A4 शेप वाले में भी आराम से ये बन जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना सकते हैं। तो ये ड्राइंग मैंने जो बताया कि कैसे कैसे करना है वो समझ में आया सब आप लोग को? यस सर, समझ रिप्लाई में आया। देंगे सभी तो यस सर। तो इसे जो है ना ट्राई करेंगे और समझेंगे। अब बात आती है, ये चीज जो है ना ये आप लोग को फिर से फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है कि ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसमें क्या क्या वैल्यूज होंगे। मैं बात करता हूँ डायरेक्ट एप्लीकेशंस की। क्या क्या एप्लीकेशन है इसका, आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहला फिगर आप देखिए, सबसे पहला फिगर आप देख रहे होंगे। ये फिगर कहीं देखे हो आप लोग? पहला जो फिगर है उसको जूम कीजिए अपने हाथ से, आप जूम करके देख सकते हैं। ये कहीं देखे हैं? क्या है ये? यस सर। इस टाइप का स्ट्रक्चर जो, हाँ, कहाँ देखे हो? सर मतलब कार वगैरह है सब पे। कार वगैरह में देखे हो? ये कार वगैरह में भी रहती है। ये जो है ना इंगेज किया है। और यस सर, आगे गाड़ी की, टायर के गाड़ी पास। के अंदर ना, गाड़ी के अंदर क्या होता है ना, डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशियल एक पोर्शन है। वहाँ क्या होता है, इंजन का जो शाफ्ट होता है ना वो कनेक्ट होता है। इंजन की शाफ्ट कनेक्ट होती है, रोटेट करती है वो। और उसके वहां पर गियर्स लगे होते हैं, उसको बोलते हैं रिवेल गियर्स। आप लोग आगे पढ़ेंगे। रिवेल गियर्स के थ्रू क्या होता है कि वो अलग रोटेशन करती है और दोनों व्हील्स की तरफ ट्रांसफर होता है। तो वहां पर भी जो है ना मेटल जॉइंट का यूज होता है। सेकेंड फिगर आप देखेंगे, ट्रेन में आप लोग ये जनरल सभी लोग देखे होंगे कि जो इंजन की जो बोगी होती है वो दो डिब्बे होते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटल जॉइंट। वो जॉइंट क्या कहलाती है? मेटल जॉइंट। थर्ड जो सबसे कॉमन प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारी जो चेन होती है, साइकिल की चेन। वहां पर मैंने आप लोग को बताया था एक बार, वहां पर जो पिन है, अगर ये परमानेंटली ज्वाइंट रहती तो वो क्या कहलाती है? हमारी रिवेटेड ज्वाइंट। अगर ये रिलेटेड जॉइंट है सर। मूवमेंट, हाँ, अगर ये मूवमेंट कर रही है, मतलब ये हिल रहा है, तो वो जो ज्वाइंट कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? मेटल ज्वाइंट कहलाएगी। तो इस प्रकार की ज्वाइंट जहां पर हम लोग को एंगुलर मूवमेंट की जरूरत है और उसमें कंप्रेसिव या टेंसाइल फोर्स लग रहा है या फोर्सेस का ट्रांसमिशन हो रहा है, तो उस प्रकार के मैकेनिकल पोर्शन एरिया में या उस प्रकार के मैकेनिज्म में हम लोग मेटल ज्वाइंट का यूज करते हैं। फोर्थ वन जो है एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, स्टीयरिंग। स्टीयरिंग में हम लोग क्या करते हैं कि स्टीयरिंग को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो वो जो हमारी व्हील्स जो होती है वो लेफ्ट और राइट की तरफ बैंड करती है, मुड़ती है। तो वो ही जो है ना किसके थ्रू होता है? नकल ज्वाइंट के थ्रू होता है। अब अगर आप के पास गाड़ी है या आप अगर तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये कैसे मूवमेंट कर रहा है। इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग को पढ़ना है, एक सब्जेक्ट आएगी वैक्यूम डायनेमिक्स, तो उसमें आप लोग क्लियर हो जाएंगे कि आखिर ये कैसे वर्क करता है। लेकिन इतना आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर जो ज्वाइंट होगी, यहाँ पर जो मैकेनिज्म, यहाँ पर जो फोर्स का ट्रांसमिशन होगा वो नकल ज्वाइंट के थ्रू होगा। ये चीज हमें समझ में आ रही है। तो ये एप्लीकेशंस है नकल ज्वाइंट। तो अगर आपसे कोई आपका फ्रेंड या पूछता है या आप मिलते हैं तो आप आराम से बता सकते हो कि भाई ये जो ज्वाइंट है ना इसको नकल ज्वाइंट बोलते हैं, इस प्रकार के ज्वाइंट को कटर ज्वाइंट बोलते हैं। तो ये आपको सिर्फ पता है कि आप एक टेक्निकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट हैं। ये चीज वो बंदा सामने वाला आपका फ्रेंड नहीं बता सकता। ये चीज अब आप बता सकते हो, पहले आप नहीं बता सकते थे किस प्रकार की ज्वाइंट, लेकिन अब आप देख के बता सकते हो कि इस प्रकार की ज्वाइंट है। तो इसको ना आप हमेशा जब आप देखते हो ना तो उसको एक बार बोल दो, अरे ये तो नकल ज्वाइंट है, अरे ये तो कटर ज्वाइंट है, अरे ये तो रिवेटेड ज्वाइंट है। तो आपको कभी डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके माइंड में वो चीज घूमता रहेगा तो आपके माइंड में हमेशा ये रिव्यू होते रहेगी, अरे ये तो सिंपल सिंपल सा चीज है, ये तो ज्वाइंट था। तो इस तरीके से ना, मतलब आप हमेशा याद रखिए, ऑलवेज ट्राई टू कोरिलेट योर थ्योरेटिकल नॉलेज इनटू प्रैक्टिकल नॉलेज। आपकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज से को रिलेट करते रहिए। तो कभी भी आपको ना पढ़ाई वाली चीज जो है ना
आपको इतनी टफ नहीं लगेगी कि अरे इसे रटना है। रटन वाली जो काम होती है ना वो संस्कृत में किया जाता है, हिंदी वाली जो चीज है वो रटने वाली है, लेकिन ये वाली चीज समझने के साथ साथ इसको प्रैक्टिकली और रिलेट करने वाली चीज है। जिस दिन आप ये करना सीख गए उस दिन आपको ये पढ़ाई बहुत ईजी लगेगी, आपको बहुत अच्छे तरीके से हर चीज समझ में आने लगेगा। तो उम्मीद करता है कि नकल ज्वाइंट आखिर क्या होता है, कैसे काम करता है, वो थोड़ा थोड़ा सा ये अभी एक्चुअली थोड़ा थोड़ा सा समझे। इसका कैलकुलेशन क्या है, क्यों फेल्योर होता है, वो आपको हायर में पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में। अब क्या क्या एडवांटेजेस है, आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। एक्चुअली सिलेबस में है नहीं, फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। नकल ज्वाइंट कैन विथस्टैंड लार्ज टेंसाइल लोड। कि लार्ज टेंसाइल लोड कहने का मतलब क्या है, कि मैंने बोला था टेंसाइल लोड मतलब खींचने वाली है। अगर कोई चीज में खिंचाव आती है तो उस प्रकार की जो लोड होती है ना, टेंसाइल लोड होती है। मतलब अगर आप कोई साइकिल या रिक्शा चला रहे हैं तो आप अपने पैडल पे अपने पैर से क्या करते हैं, फोर्स देते हैं, एक लोड देते हैं। वो लोड जो है ना वो इक्वल्स टू होता है आप किस चीज को खींच रहे हैं। अगर आपकी जो पैर के द्वारा जो लोड दिया गया है पैडल पे और पीछे का जो खिंचाव वाली जो लोड है उसके बराबर या उससे ज्यादा नहीं होगा तो आपकी जो विंग्स है या आपका मूवमेंट डाउन की तरफ नहीं होगा पैर का। तो उसका रिलेशन आपके पैर के कंप्रेसिव लोड से है। तो उस प्रकार का जो टेंसाइल लोड है उस जगह हम क्या करते हैं, मेटल जॉइंट का यूज करते हैं, जो कि ये ट्रेन में आप देख सकते हैं। इस डब्बे या बोगी को ये डब्बा खींच रहा है तो यहाँ पर जो लोड लग रही है वो कौन सी लोड लग रही है, वो टेंसाइल लोड लग रही है। इट इज विद मैकेनिकल रिजिडिटी। मैकेनिकल रिजिडिटी कहने का मतलब रिजिड मीन्स, पहले आप लोग समझिए रिजिड मीन्स क्या होता है। किसी को पता है रिजिड मीन्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड बॉडी? मीन्स भूल गए सर। नहीं पता, मैंने बताया था बहुत पहले। तो तीन प्रकार की जनरली बॉडी पढ़े, सभी लोग ध्यान से सुनोगे और इसको लिखोगे। अगर मैं बोलता हूँ कोई चीज तो उसको अगर नहीं पढ़े हो उसको थोड़ा सा लिख लो, हिंदी में इंग्लिश में यस सर। जैसे लिखना है लिख लो। रिजिड बॉडी क्या है? ऐसी बॉडी, those body in which if we are applying any force on that body there will be no change in shape or size, या उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आती है, उस प्रकार की बॉडी को क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। मीन्स दैट सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं हम कि हमारे घर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है और भी बहुत सारी थिंग्स हैं। चीजें आप छूते होंगे तो हार्ड लगती होगी, कोई चीजें थोड़ी सॉफ्ट लगती होगी। जैसे कपड़ा है हमारा, तो कपड़ा पे अगर आप हाथ से ऐसे करते हो तो उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, तो वो रिजिड बॉडी नहीं है। ये जो हमारी वॉल है उसको प्रेस करोगे हाथ से तो उसकी स्ट्रक्चर चेंज होती है नहीं, ये क्या है, रिजिड बॉडी। बट दुनिया में कोई भी बॉडी जो है ना परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं होती, उसमें हल्की सी चेंज जरूर आती है बट वो हमें दिखती नहीं है। अगर आप दीवार में हाथ से थंब से प्रेस कर रहे हो और तुम बोलोगे सर इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, चेंज हुई है लेकिन एकदम बहुत ही कम चीज हुई है। अगर वो आप देखना चाहते हो तो आप पर डे उसी जगह पे ना पर डे आप हाथ से ना प्रेस करो, देखना 1 से 1.5 साल के बाद आप देखो कि उसमें हल्का सा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है गड्ढा, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी चेंज मिलके अब बड़ा चेंज मिल जाती है और वो समझ में आता है। हाँ अंकुर बोलो, कुछ बोल रहे हैं? नो सर। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि रिजिड बॉडी क्लियर कर लीजिए कि वैसी बॉडी जिसमें अगर कोई फोर्स लगाते हैं, हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं या कोई प्रेशर लगाते हैं तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है उसके स्ट्रक्चर में, उस प्रकार की बॉडी को रिजिड बॉडी बोलते हैं। सेकंड ग्रुप बॉडी और था, एक इलास्टिक बॉडी और एक दूसरा प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी में क्या था कि दोज बॉडी इन विच इफ यू आर अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स, दैट टाइम उसमें क्या होगा कि चेंजेस होंगे, उसमें इलोंगेशन होगा या उसमें कंप्रेशन होगा, और जैसे ही हम फोर्स को उसमें से हटा देते हैं वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। आफ्टर रिमूविंग ऑल फोर्सेस इट विल बी कम्स इनटू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो इस प्रकार की बॉडी को क्या बोलते हैं, टेंसाइल इलास्टिक बॉडी। जैसे कि रबर,
प्रेस किया तो उसके स्ट्रक्चर में चेंज हुई। जैसे ही हम लोगों ने फोर्स को रिलीज किया अपने हाथों से, वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो वो हमारा क्या है, उस बॉडी को क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी। अगर वो फोर्स लगने पे उसमें स्ट्रक्चर में चेंज होता है और फोर्स हम जैसे ही हटाते हैं, अगर वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आता है, तो वो बॉडी क्या कहलाएगी आपकी, इलास्टिक। बस तीन चीज आपको रखना है। अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है उसके स्ट्रक्चर में या किसी प्रकार की, वो हो गई रिजिडिटी। अगर उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है फोर्स लगाने पे, और हम जब फोर्स हटा देते हैं तो अपने फिर से ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे आ जाता है, तो वो है इलास्टिक बॉडी। अगर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे या ओरिजिनल शेप में नहीं आता है तो हमारा प्लास्टिक। सिंपल सी चीज है, इसको समझना है विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो अब यहाँ पर क्या है, इट हैज गुड मैकेनिकल रिजिडिटी, मतलब ये जो जॉइंट्स होता है ना, इसमें हैवी फोर्स लगते हैं, मैकेनिकल रिजिडिटी होनी चाहिए, मतलब स्ट्रांग होती है, टफ होती है। अगर आप ज्वाइन किए हो, उसमें टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो ये इजिली ब्रेक ना करे। मतलब इसमें मैकेनिकल रिजिडिटी, मतलब रिजिडिटी आप बोल सकते हैं टफनेस एक प्रकार की, तो इसमें होती है। वो आपको एडवांटेज है कि इस प्रकार के नकल जॉइंट में एक टफनेस और एक रिजिडिटी आपको मिलती है मैकेनिकल। और दूसरा क्या है, इट इज इजी टू मैन्युफैक्चर एंड सेटअप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको बनाना इजी है। मनोहर सर, और हाँ सर, टाइम इज अप, सतीश पांडे इज वेटिंग। ओके सर, ओनली 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। तो ये है कि यहाँ पर हम लोग जो है ना इजीली मैन्युफैक्चर कर लेते हैं और इसको सेटअप करने में भी आसानी होती है। देखोगे आप कि हम दोनों आई को ना विद आफ्टरनून हेल्प सर। ऑफ पिन इजीली हम ज्वाइन कर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। तो हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और असेंबल डिसेंबल भी बहुत इजी होती है। आप देखोगे होंगे कि जब हम कोई दो बोगी को ज्वाइन करते हैं तो वो तुरंत एक मिनट भी नहीं लगता, हम लोग ज्वाइन कर देते हैं और 1 मिनट के अंदर हम लोग इसको डिसएंगेज भी कर देते हैं। और ये बहुत ही डिजाइन इसका बहुत सिंपल है और इजी है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ नकल ज्वाइंट, और ये एग्जाम में पूछा जाएगा। नोट करके रख लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि एग्जाम क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और ड्राइंग प्रोसीजर जो मैंने बताया है वो भी आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, जहां जिसको डाउट होगा वो पूछेंगे हमसे। क्लियर? तो आज के क्लास में हम लोगों ने जाना है कि नकल ज्वाइंट क्या होता है, क्या तरीका है, क्या यूज है उसका, और ये उसके क्या क्या टर्म्स होते हैं, और क्या क्या उसमें कैलकुलेशन पार्ट है, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस किए हैं। अगर कोई डाउट होगा तो इसकी एक और क्लासेस में ले लूंगा नेक्स्ट वाले में, लेकिन जानना सभी को है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो मैं हैंड यस ओवर सर। करता हूँ फिर से ठीक है, हमारे न्यू फैकल्टी जो भी आए हैं मैथ्स के, समीर सर। ठीक ठीक ओके सर, ठीक ठीक। समीर सर। ओके सर। मनोहर सर, यस सर। ऐसा है कि आपको जितना भी अपलोड करना है कल तक कर दीजिए, और क्लास सैटरडे तक खत्म। हाँ, मैं आज कर दे रहा हूँ। हाँ, कल तक सैटरडे तक, मैंने सैटरडे तक आपको पूरा कोर्स खत्म कर लेना है जो भी पढ़ाना है बच्चों का। अब नेक्स्ट बाद में एग्जाम होगा, अभी एसआईपी वगैरह में जाएंगे, हाँ, ओके ओके। तो क्लास इसी वीक भर है, ओके सर। तो अकॉर्डिंगली आप अपना हम्म प्लान कीजिए। और पांडे साहब वेलकम। हाँ ठीक है सर, मैं कर लिया हूँ। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, वेलकम। आप भी अपना जो भी कोर्स वोर्स खत्म करना है, रिवाइज करना है, बच्चों से पूछ लीजिए कौन सा चैप्टर उनको ज्यादा जरूरी है, वो बता दीजिएगा सैटरडे तक। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है सर। ओके, सो नाउ यू ये कैन। क्लास मतलब सैटरडे तक ही चलेगा? हाँ,